अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जेर सदारत 275वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले वतन के लिए शोधा की बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। फील्ड मार्शल साहब ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तैयारी, पेशावराना महारत और जंगी सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि मुल्क भर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में कामयाबियों को भी सराहा। उन्होंने कहा दहशतगर्द नेटवर्क के मुकम्मल खात्मे, उनके मावन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और पाकिस्तान की सरजमीन को किसी भी शरंगेज कार्रवाई से रोकने के लिए मौजूदा ऑपरेशनल रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। फील्ड मार्शल ने मार्का हक का यादगार साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद पेश की और इसे साल का एक अहम संग मील करार दिया। फील्ड मार्शल ने कहा कि मार्का हक अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान गैर मुतज़लज़ल हम आहंगी की अलामत है। दूसरी जानिब सुफरा और डिप्लोमेटिक कोर से खिताब करते हुए डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार साहब का कहना था कि भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम बगैर सबूत पाकिस्तान पर लगाया। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। हालिया दिनों में दरिया के बहाव में बदलाव महसूस किया गया, पानी रोकने की कोशिश की गई तो ये जंग तस्वर होगी। Immediately after the Pahalgam incident, India in a knee-jerk response blamed Pakistan without presenting any credible evidence. India's illegal and unilateral decision to hold in abeyance the Indus Water Treaty and its weaponization of water, the National Security Committee of Pakistan, that any attempt to stop or divert the flow of water under the Indus Water Treaty will be considered as an act of war. ईरान और अमेरिका दोनों ममालिक की ज़रूरत है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो। इस बात की तस्दीक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब के एक्स पैगाम से होती है। मुज़ाकरात और आबनाए हुर्मुज़ की ताज़ा सूरत हाल के तनाजुर में अराग़ची साहब ने एक्स पर लिखा कि आबनाए हुर्मुज़ में पेश आने वाले वाक़यात ने यह हकीकत वाज़ेह कर दी है कि सियासी बहरान का कोई फ़ौजी हल मौजूद नहीं। पाकिस्तान की मुख्तलिसाना कोशिशों के बायस मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अमरीका को उन अनासर से होशियार रहना चाहिए जो उसे दोबारा दलदल में धकेलना चाहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात को भी इसी तरह मोहतात रहना होगा। प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। दर हकीकत अमरीका भी मुआहिदा चाहता है, मगर दोनों ममालिक अपनी अपनी रेड लाइंस बनाए बैठे हैं। ऐसे में अगर कोई एक कदम पीछे ना हटा तो जंग का दरवाज़ा दोबारा खुल सकता है। अमरीकी वजीर जंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर ईरान मुआहिदा करने पर आमादा नहीं होता तो ज़रूरत पर सदर ट्रंप दोबारा बड़ी जंगी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की दुनिया तारीफ कर रही है, लेकिन अगर मकामी सियासत का जायजा लिया जाए तो ये कामयाबी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि तमाम सियासी इकाइयाँ हम आहंग ना हो जाएं। एक साबिक वजीर आजम 1000 दिन से जायद से जेल में कैद हैं। 5 माह से उन्हें उनकी फैमिली, उनके वकला, उनकी पार्टी क़यादत तक रसाई नहीं दी गई। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अमान मजारी साहिबा और उनके शौहर हादी अली चट्टा साहब को महज एक ट्वीट करने पर 17 साल की सज़ा सुना दी गई। हुकूमत पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों पर मुकदमे बनाए जा रहे हैं। बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। ये सब चीज़ें आने वाले वक्त में मौजूदा हुकूमत को ज़रूर हॉन्ट करते हुए दिखाई देंगी। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मुलाकात के दिन इजाज़त ना मिलने पर उनके वकील खालिद यूसुफ साहब का कहना था कि अलकादिर केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के कानूनी दस्तखत के अमल में जेल हुकाम ने अदम ताउन किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद बुशरा बीबी की बेटी को मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। और जो इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी साहिबा के अलकादिर केस के अंदर जो वकालतनामे थे जिसमें हमें सुप्रीम कोर्ट से रजू करना था, तो वो भी जेल हुकाम की जानिब से वसूल नहीं किए गए थे। इमरान खान साहब की कानूनी दस्तावेजात को मुकम्मल नहीं किया जा रहा और अदालत तक उनकी रसाई पर रोकी जा रही है। और बुशरा बीबी साहिबा की बेटी को आज ज़ाती तौर पे जो सुपरिटेंडेंट जेल ने समाअत करना था वो नहीं किया और ना ही मुलाकात और मेडिकल के हवाले से कोई हुक्म जारी किया। दूसरी जानिब आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा अपने ही सुथरा पंजाब प्रोग्राम से गैर मुतमईन नजर आई। हालांकि उन्होंने आज भी सुथरा पंजाब प्रोग्राम को अपने दिल के सबसे ज़्यादा करीब मंसूबा करार दिया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम को 2 साल मुकम्मल हो गए मगर कोई काबिल फ़ख्र कारकर्दगी सामने ना आ सकी। हम आपको याद दिलाते चलें कि मरियम साहिबा माजी में दावा कर चुकी हैं कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है, लेकिन आज के जापान और सिंगापुर वो गई तो उन्हें अपने सिस्टम पर शर्म महसूस हुई। मैं जापान गई, सिंगापुर भी आप में से कुछ लोग गए होंगे। मुझे कम से कम अपने ऊपर शर्म आती है, अपने सिस्टम के ऊपर शर्म आती है। और 2 साल हो गए सुथरा पंजाब को कि वो परफॉर्मेंस नहीं है जो होनी चाहिए।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा दरअसल सुथरा पंजाब प्रोग्राम की ब्यूरोक्रेसी पर भरम नजर आती हैं। आज वो इंतजामी अफसरान को दफ्तर से निकलकर सूरत हाल का जायजा लेने का कहती नहीं। सुथरा पंजाब के मुलाजमीन भी तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज हैं। पंजाब के कई शहरों में मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदायगी तक कूड़ा करकट उठाना छोड़ रखा है। मरियम नवाज साहिबा सुथरा प्रोग्राम से किस कदर पुरुम्मीद हुआ करती थी और कितना बढ़ चढ़ कर इस मंसूबे की तारीफें किया करती थी, आइए आपको सुनवाते हैं। जब काम होता है तो फोर्ब्स मैगजीन भी कहता है कि सुथरा पंजाब पाकिस्तान का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। सुथरा पंजाब दुनिया का सबसे बड़ा सफाई का प्रोग्राम है। ना सिर्फ ये कि हमसे केपी के हुकूमत ने मांगा, हमने दे दिया है। तो मैं तो वो मॉडल प्रेजेंट करने ब्राजील गई थी, सैर करने तो नहीं गई थी। तुम अगर किसी दूसरे मुल्क में जाओ तो क्या प्रेजेंट करोगे? क्या दुनिया को ये कहोगे कि मैंने शऊर दिया लोगों को? और नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। अकील साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अकील साहब, टू बिगिन विद, मैं ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब की जो ट्वीट है उससे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ज़रिए जो बातचीत है अमरीका के साथ उसमें पेशरफ्त हो रही है। वेयर एज यू ऑलरेडी नो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जो इस वक्त कशीदगी है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और साथ साथ ये ज़रूर बता दीजिए कि जो बैकडोर टॉक्स है उसमें क्या वाकई पाकिस्तान के थ्रू पेशरफ्त हो रही है और कोई डील मुमकिन तौर पे एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं इसी महीने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया अलीना साहिबा। बात यह है कि डिप्लोमेसी स्टिल एट वर्क और जो बैक एंड फोर्थ मैसेजिंग है, पस पर्दा जो शटल डिप्लोमेसी का रोल या लीड मीडिएटर का रोल है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एहसन तरीके से अभी भी निभा रहा है और उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। दोनों फरीकैन ने यह एतराफ़ किया मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ घड़ियों पर उन्होंने बारहा दफ़ा अब ये जिक्र कर चुके कि पाकिस्तान ने जो एक मुस्बत और कलीदी किरदार अदा किया है उसके वो मशकूर भी हैं और अभी भी वो किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है और वो जारी व सारी है। और इसकी वजह ये है कि हम एक तो ख़ित्ते के हवाले से देर पा अमन की जो कोशिशें हैं पाकिस्तान की, लेकिन दुनिया पूरी में जो एक हिजानी की कैफियत पाई जाती है और कल की ही इवेंट से अगर आप मामला देख लें तो मेरे ख्याल से ऑल आइज़ आर ऑन दिस रीजन, बट मोर स्पेसिफिकली ऑल आइज़ आर ऑन पाकिस्तान एज़ वेल। तो पाकिस्तान की बड़ी एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन पाकिस्तान एक फ़रीक नहीं है, ये हमें बार बार ये चीज़ कहने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है कि हम इसमें फ़रीक नहीं हैं। हम एक मीडिएशन का सालसी का रोल अदा कर रहे हैं और उस सालसी के रोल अदा करने में जो बेस्ट पॉसिबल सर्कमस्टांसेस और सिनेरियो है उसको आगे लेके चल रहे हैं। जहाँ तक आपने डील की बात की, देखें हतवी बात तो आपने कल की जो न्यूज़ क्लिपिंग्स देखी होंगी या मीडिया पे, सोशल मीडिया पे भी तबसरा है कि जो 14 निकाती पॉइंट्स हैं उनका जवाब फिर ज़रिए भिजवाया। तो उसके बाद फिर ये मामला जिस तरह आपने देखे कि हुए हैं, सीज़ फायर की चंद जो चीज़ें इधर उधर हुई हैं, लेकिन अभी भी सीज़ फायर इन द लार्ज स्कीम ऑफ थिंग्स इंटैक्ट है और कोई ऐसा उसमें मामला नहीं है। like मैं mentioned, आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। जी, अच्छे की उम्मीद रखें और कोई ब्रेक थ्रू यानी उसकी तरफ मामला जा सकते हैं। जी बिल्कुल, उसकी तरफ मामला काफ़ी हद तक तो देखें ना, दबे लफ्ज़ों में क्या, इतने वाशिफ शगाफ अल्फाज में जो है कह दिया कि मामलात जो हैं उस रात जब पहले 21 घंटे पहले राउंड में थे तब मामलात काफ़ी आगे बढ़ चुके थे, तय पा चुके थे, लेकिन फिर कोई हतमी तौर पे चीज़ ना सामने आ सकी। लेकिन डिप्लोमेसी स्टिल जो है ना, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये चीज़ें चल रही हैं और पसे पर्दा भी अभी भी चल रही हैं। तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई और इस हवाले से मुस्बत क्या ब्रेक थ्रू होता है, जो निटिग्रिटीज हैं उन पे क्या डिसीजन आता है, जो कि काफी हद तक चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। बट लाइक यू मेंशन्ड, कल की जो सिनेरियो आपने जिस तरह से कल का सिनेरियो मेंशन किया और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी उसको स्ट्रांगली कंडेम किया, जो यूएई की इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हमले हुए हैं, ड्रोन अटैक्स हुए हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ट्वीट के ज़रिए ही उन्होंने सीज़ फायर की जो पासदारी है उस पर भी जोर दिया है। पाकिस्तान को वकील साहब क्या इस बात पर तशवीश है कि जो सीज़ फायर की वायलेशन हो रही है वो ईरान की जानिब से हो रही है और यूएई ने भी चूँकि साफ अल्फाज में कह दिया है कि दे हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड, तो हमें क्या है कोई इस हवाले से कोई सस्पिशन? देखिए, मैं ये ज़रूर आपको कह सकता हूँ कि ये बहुत एक डेलिकेट सिचुएशन है, एक नाजुक सूरत हाल है। इस पे मैं इससे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि बिल्कुल हमारा जो प्रिंसिपल स्टांस रहा है तमाम फरीकैन के साथ और जो उसके साथ जो कह लें इन द लार्जर
स्कीम ऑफ थिंग्स या इन द वाइडर पिक्चर अगर आप देखें जो खलीजी ममालिक भी उसके अफेक्टेड हैं, हमने एक प्रिंसिपल स्टांस लिया और डे वन से हम वही ले रहे हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम उस पर अपना प्रिंसिपल स्टांस जो है वो साइड लाइन कर दें। हमारा प्रिंसिपल स्टांस हर मामले में जो हमारी वाजे फॉरेन पॉलिसी है, जो पोजीशन है, वो हमने सामने रखी है, बावजूद इसके कि एक इतना मुश्किल जो मीडिएशन का प्रोसेस है वो स्टिल ऑन गोइंग है। तो इसी हवाले से देखें ना, आप अपने आप को जब फरीक नहीं बनाते और सब आपकी इम्पार्शियलिटी को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और उसको बिल्कुल तस्लीम भी कर रहे हैं, तो यही होता है वो मौका जब आप एक अपना प्रिंसिपल स्टांस रखते हैं। तो हमने इसीलिए वो प्रिंसिपल स्टांस रखा और बैकडोर जो चीज़ें चल रही हैं, इन द वर्क्स हैं, वो कंटिन्यू कर रही हैं और वो कंटिन्यू करती रहेंगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि चाइना विजिट से पहले जो सदर ट्रंप का चाइना का विजिट है 14-15 मई, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सीज फायर के साथ साथ ये छोटी मोटी चीज़ चलती रहेगी और उसके साथ ये भी होगा कि लार्जली जो है सीज फायर इंटैक्ट ही रहेगा इंशाल्लाह, और वो उसकी कोई डेट भी नहीं है, लेकिन चाइना विजिट से पहले अच्छा ब्रेक थ्रू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी 15 मई से पहले ब्रेक थ्रू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपने ये कहा है, राइट। बट ये जो नाजुक सूरत हाल की आपने जिक्र किया अकील साहब, एक नाजुक सूरत हाल और जो नाजुक मोड़ से पाकिस्तान मुसलसल हर दौर में ही हमें बताया जाता है कि गुजर रहा है। अभी भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जिस तरह कह रहे हैं कि 2 साल की जो तमाम मेहनत थी उस पर इस जंग ने जो है वो पानी फेर दिया है। 17-18% तक कहा जा रहा है, हमारे मुल्क के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो खदशा जाहिर कर रहे हैं कि आपकी इन्फ्लेशन अफरात ज़र की शरह 17-18% तक जा सकती है। क्या रिलीफ देंगे आप? और जिस तरह की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तवातर के साथ जो इजाफा हो रहा है, सिर्फ गरीब तो जो है उसकी तो कमर टूट गई है। आप दुरुस्त कह रही हैं, मैं इससे बिल्कुल जो है मुत्तफ़िक हूँ इस बात से कि बिल्कुल ये एक ऐसी सूरत हाल थी जो कि अनइमेजिनेबल थी। इस खित्ते में ये नहीं सोच सकता था कोई कि तेल और तेल से सब चीज़ें जुड़ी हैं। आपको पता है कि दुनिया का 20% जो ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होती है, अबनाए हॉर्मुज़ से। इसी तरह जो पाकिस्तान की अपनी जो 80-85% चीज़ें हैं इम्पोर्टेड तेल से ही तमाम तर मामला चलता है। और आप बट अकील साहब वैसे स्ट्रेंजली जो स्ट्रेंजली आपने कहा आलमी मार्केट में जिस तरह की ऑयल प्राइसेस से पाकिस्तान में एक प्राइसेस बढ़ाई जा रही है, इंडिया में क्यों नहीं बढ़ रही प्राइसेस? जी, उसका भी मैं मवाजना आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम एक बड़े मुश्किल और स्ट्रिक्ट IMF प्रोग्राम में हैं। भारत जो है उस तरह के किसी प्रोग्राम में नहीं है, और बांग्लादेश से भी अगर मवाजना करना है, उनकी इकोनॉमीज और हमारी इकोनॉमी, तो सर ये फिर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नहीं है, फिर ये हमारा हमें IMF की कंडीशंस हमें उसकी कंप्लायंस के उसमें, और फिर हमारे जो एक टैक्स का शॉर्टफॉल है उसको पूरा करने के लिए सारा गरीब को उससे गुजारना है। नहीं, गरीब नहीं, वो अक्रॉस द बोर्ड देखें। टारगेटेड सब्सिडी गरीब के लिए फिर ये FBR की नाअहली हुई ना अकील साहब। हवाले से आपने देखा कि 100 रुपया पर लीटर जो है डिजिटल वॉलेट्स के थ्रू जो है मोटरसाइकिल यूजर्स जो हैं उनको हमने दिया। इसी देखिए, टारगेटेड सब्सिडी तो हमने दी है, जो कि हमने बड़ी लड़ धड़ के IMF को हमने कहा कि ये टारगेटेड सब्सिडी गरीब पे बोझ नहीं पड़ सकता। हाँ, अशिया खुर्द-ओ-नोश की चीज़ें जो हैं उनकी कीमतों में इजाफा होगा, क्योंकि हर चीज़ तेल से कनेक्टेड है। अब चीज़ें जो ट्रांसपोर्टेशन होनी है, एक शहर से दूसरे शहर जानी है, उसमें गाड़ी का इस्तेमाल होगा, रेलगाड़ी का इस्तेमाल होगा, ये डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। पेट्रोल तो इस्तेमाल होता है ना, ये डीजल तो इस्तेमाल होगा, तो उसमें तो देखिए कीमत तो वो फिर एंड कंज्यूमर तक तो वो पास ऑन होती है। दुनिया पूरी में इसी तरह होता है। अलीना साहिबा, सर हमें तो ऑन द होल एक ब्रॉडर कैनवस में आप देखें तो ये तो गवर्नमेंट की शेयर इनकॉम्पिटेंस है, और उसका खमियाजा जो है वो कॉन्सिक्वेंस अवाम भुगत रही है, हम भुगत रहे हैं। और हम क्यों भुगते हैं? गवर्नमेंट अपने खर्चात कम नहीं कर रही। पंजाब हुकूमत जो है वो अरबों का जहाज लेती है अकील साहब, जजेस की जो है वो तनख्वाहें बढ़ा दी जाती है, IMF उस पर कोई एतराज नहीं करता। नहीं, मैं देखें एक तो बात जो आपने कही कि हुकूमत की शाह खर्चियाँ, हुकूमत ने ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए हैं, और बिल्कुल आपको पता है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स राइट नाउ स्टिल इंटैक्ट हैं। सर कौन से ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं अकील साहब, इसको पहले इलैबोरेट करें प्लीज। मैं आई वुड वांट कि आप जी आप ये इलैबोरेट करें कि कौन से ऑस्टेरिटी मेजर्स। सर 40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल होता है शहबाज शरीफ साहब के साथ। जी नहीं देखें, बिल्कुल इंतहाई ज़रूरी जो प्रोटोकॉल है, जो एक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी डिटेल बहुत ही मिनिमाइज्ड सिक्योरिटी डिटेल है, उस हवाले से उन्होंने किया। अगर वो सर वुज़रा के साथ मैं आपको ये भी जरूर बताऊं कि सदर साहब के साथ तमाम वुज़रा की बिल्कुल गाड़ियां जो बड़ी गाड़ियां थी वुज़रा ने वापस कर दी हैं। मैं खुद आपको बता सकता हूं राइट नाउ। सर इतने लंबे प्रोटोकॉल में चल रहे हैं सर, रहने दें।
नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से छोटी गाड़ियों पे आ गए, और जो पेट्रोल की हमारी अलाउंस होती थी वो भी जो है वो 50% से स्लैश नीचे हो गई है। स्टाफ की हद तक अगर आप देखें, वर्क फ्रॉम होम का जो तमाम तर मामला है वो अभी भी चल रहा है, उसमें भी कोई ऐसी चेंजिंग नहीं आई कि एक दिन जुम्मे का। अब देखें, ये मिनहसर कौम भी तो हमें सोचने की ज़रूरत है ना। ये तो नहीं हो सकता कि जुम्मे को छुट्टी और इतवार तक तो फिर लोग कहें कि जी हम जो कोई इस्लामाबाद के बाहर से है वो लॉन्ग वीकेंड मनाने चला जाए। ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। अभी वज़ीर आज़म ने पिछली जो काबीना मीटिंग हुई उसमें जिक्र किया कि आपकी जो कॉस्ट है, फ्यूल इंपोर्ट कॉस्ट, वो इंतहाई बुलंद दर्जे तक पहुंच चुकी है, क्योंकि जो हमारी इंपोर्टेशन कॉस्ट हैं, जो फ्यूल कॉस्ट हैं आलमी मंडी के अंदर भी, तो वो भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। तो हमें मिनहसुल कौम भी सोचने की ज़रूरत है। हमारी डिमांड भी इंक्रीज़ हो चुकी है, विच इज़ अनइमेजिनेबल, बिकॉज इन हालात में तो लोग ये है कि एक एक रुपया, एक एक पाई जो है उस पर इन्हिसार कर रहे होते हैं। सर, आपके वजीर अली परवेज मलिक साहब हैज एडमिटेड कि एफबीआर का टारगेट क्योंकि पूरा नहीं हो पा रहा है, शॉर्टफॉल होती है, सो वो जो इनकॉम्पिटेंस है टू कलेक्ट रेवेन्यू उसका भुगतेगी अवाम लेवी के फॉर्म में। नहीं, उसमें अलीना साहिबा मैं गुजारिश ये कर देता हूँ कि बिल्कुल जो मामला पेट्रोलियम डिवीज़न की तरफ से गया था उस पर वज़ीर आज़म ने सख्त नोटिस भी लिया था, और उसके साथ आपको पता है कीमतें जो बिल्कुल जो आलमी मार्केट के हवाले से अगर वहाँ पे कोई इंक्रीज़ आता है, क्योंकि इतनी इंस्टेबिलिटी है इस सारी सिचुएशन में। आप कल के वाक़यात के बाद देख लें तो 115 डॉलर बैरल पे गया है, और वो मजीद फ्लक्चुएट कर रहा है, अप एंड डाउन होता है। So, प्राइसेस आर नॉट मैं अकील साहब यही तो अर्ज करना चाह रही हूँ कि स्मार्ट फिर मैनेजमेंट भी होती है। यू एडमिटेड कि हम आईएमएफ के एक प्रोग्राम में है, लेकिन एक गरीब जो है, एक जो बाइक चला रहा है, वो मोटरसाइकिल पे 1 लीटर पे 107 रुपए का टैक्स जो है वो सिर्फ अदा कर रहा है। एक लैंड क्रूजर वाला भी यही दे रहा है। देखें आप रिग्रेसिव टैक्सेस सर, हमें प्रोग्रेसिव की तरफ जाना चाहिए। नहीं, उस पर टारगेटेड सब्सिडी की जो मैंने आपको बताया कि जो मोटरसाइकिल चला रहा है उसको 100 रुपए की टारगेटेड सब्सिडी दी गई है, लोगों को फ्री ट्रांसपोर्टेशन दी गई है। आप देखें कि फ्री ट्रांसपोर्टेशन पंजाब पूरे में है, इसी तरह पूरे इस्लामाबाद में फ्री ट्रांसपोर्टेशन। तो कम से कम हुकूमत ने वो साथ में कॉम्प्लीमेंटिंग मेजर्स भी तो लिए, और वो तो कम से कम अप्रिशिएट करें कि इन हालात में। और यहाँ पे लाइनें नहीं लगी, भारत की तरह लाइनें नहीं लगी, कोई हिजानी कैफियत नहीं पैदा हुई। बट अकील साहब, गुज़िश्ता रोज मेरे ही प्रोग्राम में डॉक्टर हफीज पाशा साहब ने कहा हर गवर्नमेंट जो है वो हाथ उठा देती है, एक रियल एस्टेट सेक्टर के आगे, एक बड़े जमींदार के आगे, एक बड़े दुकानदार के आगे। आप उनको जो है वो टैक्स रेट में नहीं लेकर आ रहे, लेकिन सारा जोर जो है वो एक गरीब आवाम पे चलता है, और जो सैलरी क्लास है। रियल एस्टेट के ऊपर वजीर आजम ने इतना सख्त नोटिस लिया था, मुझे याद है अभी भी, जब से उन्होंने कहा ये ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रांजैक्शन प्राइस कम करने लगे कहा जाए कि इस इंडस्ट्री के साथ नहीं, उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री के साथ यही बताया जाता है हर बार हर वजीर आजम को, इसके साथ 80% और 80 और इंडस्ट्रीज जुड़ी हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो कोई पूछगछ ना हो, कोई टैक्सेशन अदा ना हो, ट्रांजैक्शन जो है वो टैक्स नेट्स में ना आए, ये नहीं है। और इसी को जो है आपने देखा कि फिर इन टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर जो है चीज़ें सामने आहिस्ता आहिस्ता जो है चेंजेस सामने लेके आई, और वही चीज़ें अब आप देखें कि वो जो एक पहले सिस्टम था वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जो फाइलों का हेर फेर होता था और दीगर चीज़ें होती थी, अब वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। एंड गवर्नमेंट इज टेकिंग जो एक्शनेबल मेजर्स हमने लिए हैं वो नजर आ रहे हैं जो हम ठीक है। बट वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो और वो होता है ना, इट हिट्स बैक ट्वाइस एज स्ट्रॉन्गर, तो वो और भी सख्त हो के अब वो महंगाई का नोटिस लेंगे, महंगाई जो है वो और सख्ती के साथ आवाम पे जो है वो हिट करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने, बाय द वे अकील साहब आप बल्कि बेहतर बता सकेंगे, वजारतों की कारकर्दगी के हवाले से भी रिपोर्ट तलब की है। ये कारकर्दगी पर अब उनको रिपोर्ट तलब करनी क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमें तो बार बार बताया जा रहा था कि सब बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, और आप अपनी मिनिस्ट्री को क्या नंबर देना पसंद करेंगे? although we know that आपकी मिनिस्ट्री का 100% नंबर है। थैंक यू, आप बीइंग वेरी काइंड ऑफ कोर्स। 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद सर एडमिट के नहीं, उसके अलावा भी मेरे ख्याल से जो कानून साजी का अमल है उसमें लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री जो है वो पेश रहती है, और राउंड द क्लॉक जो है दोनों फेडरल मिनिस्टर और माई सेल्फ एज वेल, हम दोनों और 28वीं तरमीम की आप तैयारी भी कर रहे हैं, रहते हैं, साइकिल पे रहते हैं। देखें वो मैंने आपको कहा कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस हुआ है, और वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी पिछली तरमीम के बाद ही, और सबको पता था कि उसके मेन्यू में क्या आना है क्या नहीं होगा।
अभी उसकी हतमी तौर पे कोई चीज़ सर मैं फाइनल वैसे नहीं कह है, रही हूँ कि कारकर्दगी लेकिन, आपकी 100% है, अब इत्तेहादियों आप से जब क्रेडिट लेना consensus नहीं होगा- चाह रहे हैं। नहीं, उस पर मैं आपको ये बताऊं कि जो आपने बात की ना कि वजारतों की कारकर्दगी, तो वज़ीर आज़म पूरा साल ही मुख्तलिफ वजारतों की कारकर्दगी को जायज़ा जो पीरियडिक अब होती हैं आपकी एवेल्यूएशन रिपोर्ट्स, वो देख रहे होते हैं, उनको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कौन सा वज़ीर कैसा काम कर रहा है, कौन सा वज़ीर जो है किस लेवल पे जाके काम करता है, एंड सो फोर्थ. तो ही नोज एग्जैक्टली वेयर ईच ऑफ द मिनिस्टर्स दे स्टैंड इन हिज कैबिनेट. तो ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बड़े बता सकता हूँ वसूख से कि ये एक पूरा अभी का प्रोसेस नहीं है, ये कंटिन्यूसली जो है वो देखा जा रहा होता है और एवेल्यूएशन हो रही होती है. और बिल्कुल पूछना उनकी काबिना है, पूछना उनका हक है, और वो पूछने का पूरा राइट रखते हैं, और वो बिल्कुल किसी वजीर को कभी भी बुला के पूछ सकते हैं कि कोई इकदाम अगर उनकी वजारत के अंदर लिया गया है तो उसके जवाबदेह वजीर होंगे वजीर आजम को. ठीक, और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. अकील साहब, एक और मैं आपसे, और बल्कि आपको चाहूंगी कि हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट, फॉर्मर सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनका की नोट एड्रेस का मैं एक एक्सट्रैक्ट्स जो है वो मैं मेंशन करना चाहूँगी. और ही वाज एट येल लॉ स्कूल नॉट टू लॉन्ग अगो. उनके की नोट एड्रेस में ही सेज ही स्टार्टेड ऑफ विद डिफाइनिंग डेमोक्रेसी, व्हाट डेमोक्रेसी इज़ एंड व्हाट इट इज़ नॉट. जहाँ पर वो फॉर्मल डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में बताते हैं कि वो इलेक्शंस अपने वक्त पे हो, शेड्यूल के मुताबिक हो, कॉन्स्टिट्यूशंस पास एंड प्रोमलगेटेड, पार्लियामेंट्स असेंबल्ड एंड डिसॉल्व, कोर्ट सिटिंग एंड डिलीवरिंग जजमेंट्स, फ्लैग्स फ्लाइंग, एंथम्स संग, बैलेट्स कास्ट. साथ साथ वो 26 और 27th अमेंडमेंट का भी हवाला देते हैं और कहते हैं कि द 26th and 27th constitutional amendments in Pakistan were passed by a 2/3 majority of parliament. Formally, they were constitutional acts. Substantively, they were the destruction of the constitution. This is autocratic legalism at its most sophisticated, using the forms of democracy to hollow out its content. क्या कहना चाहेंगे आप सर? मैं इस पे आपको क्या कमेंट करूं? I wouldn't want to comment on this. He is a very good judge, was a very good judge. Now, obviously, since he's resigned, and मैं बिल्कुल इस पे कोई किसी किस्म का कमेंट नहीं दे सकता. You don't concur with what he said? His comments are his own. I beg to differ, because I would not want to concur, because I think एक democracy is again, जैसी भी democracy हो, लूली हो, लंगड़ी हो, जैसी भी डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी एट द एंड ऑफ द डे इज डेमोक्रेसी. यू कैन नॉट बी लिविंग इन अ यूटोपियन वर्ल्ड एंड एक्सपेक्ट थिंग्स, क्योंकि दुनिया पूरी में अगर आप देखें तो परफेक्ट एग्जांपल तो कहीं भी नहीं है. इट्स अगेन अ वर्क इन प्रोग्रेस, और ये एक एवोल्यूशन होती है चीज़ों की, और एक मामलात जो हैं वक्त के साथ साथ आगे बढ़ते हैं. लेकिन बात यह है इस तमाम तर मामले के ऊपर कि जिस किस्म की मंजर कशी की गई है, मैं तो उससे इत्तेफाक नहीं कर सकता. अगर इस पार्लियामेंट के पास इस्तेकाक ना होता और ये पार्लियामेंट ना कर सकती, तो फिर मेरे ख्याल से ये इस पार्लियामेंट को नहीं करना चाहिए था. लेकिन इस पार्लियामेंट का इस्तेकाक है, और इस पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत ही आईने पाकिस्तान के अंदर जो है किसी भी किस्म की तरमीम ला सकती है, जो कि काम ही इस पार्लियामान का है. तो आई थिंक ए कॉमेंट फ्रॉम somebody or anybody for that matter should not matter in that case, very plainly put. राइट. बैरिस्टर साहब, अब ज़रा मैं क्विक आपका जवाब चाहूँगी. 5 माह हो गए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनकी अहलिया, उनसे ना पार्टी लीडरशिप ना उनकी फैमिली मुलाकात नहीं कर सकी. बुशरा बीबी से भी जो मुलाकातें होती थी वो भी अब एक हॉल्ट पे नज़र आ रही हैं, और 5 माह तकरीबन इमरान खान साहब को हो गए कि उनकी फैमिली से उनकी मुलाकातें हुई. इज़ दिस नाउ अ स्टेट पॉलिसी सर कि अदालतें कुछ भी कहें लेकिन यही अब बरकरार रहेगा, इसी तरह से हमने मुलाकातें नहीं होने देनी है? अलीना साहब, अभी तो आपको पता है कि कुछ चंद दिन पहले उनके वकील की मुलाकात हुई थी. उन्होंने इंस्ट्रक्शंस लेनी थी, उन्होंने बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस ली, और वो 1 घंटा मुलाकात रही. स्टेट की पॉलिसी ये नहीं है कि मुलाकात नहीं होनी चाहिए. द स्टेट इज़ वेरी मच क्लियर इन इट्स पॉलिसी, एंड द पॉलिसी इज़ नो मीटिंग और इंटरव्यू, और इसको इंटरव्यू आम लीगल लैंग्वेज में या कह लें जो उनके प्रेजेंट रूल्स हैं, ये जो जेल रूल्स हैं, जेल मैनुअल है, उसमें कहा जाता है no meeting can take place above and beyond any constitutional provision or legal provision. और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमने एक नहीं कितनी दफ़ा इनको कहा कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑर्डर की वायलेशन ना करें,
आप वहाँ पे एक धावा जो बोल देते हैं वो मत करें, सियासी मामलात को वहाँ पे डिस्कस ना करें, जिसकी हर मुलाकात के बाद एक कह लें ट्वीट फुल ऑफ whatever sort of language that was being used, वो एक जो है सज़ा याफ्ता कैदी जो है वो ट्वीट करता है, अपनी जो भी बातचीत उसने करनी होती है वो इस तरह कम्युनिकेट करता है। बट अकील साहब, वायलेशन तो ऑन पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी हमें नजर आ रही है, बिकॉज अदालती अहकामात मौजूद है, मुलाकात ताहाल नहीं हो सक रही है, जेल मैनुअल प्रिजन रूल्स जो है वो मौजूद हैं, उसकी भी वायलेशन हो रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि अदालती ऑर्डर्स की वायलेशन हो रही है, और वो अदालती ऑर्डर्स की वायलेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन है, जिसमें कहा गया कि मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे। लेकिन मीडिया से वहाँ पे क्योंकि इतनी ही अर्जेंसी होती है कि हर मुलाकात के बाद ये बताया जाना ज़रूरी समझा जाता है कि खान साहब ने आज ये कहा, खान साहब ने फ़लाँ शख्स को फ़लाँ इदारे को इस तरह टारगेट किया, तो इसको भी तो देखने की ज़रूरत है। जब हमने इनको कहा, और ये देखें ना, ये एक मुलाकात की बात नहीं है और ना एक मुलाकात की बात थी, बारहा दफ़ा हर मुलाकात के बाद डिस्पाइट दैट ऑर्डर जो इन राइटिंग आया गया, उस ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ाई गई, उस ऑर्डर को वायलेट किया गया और कहा गया कि जी कर ले जो जज ने करना है, क्योंकि हम तो मीडिया से इधर ही बात करेंगे। तो देखें ना, ये भी तो नहीं होना चाहिए। तो ये अगर कहा जाए कि रूल्स के अंदर अपने आप को कन्फाइन करते हुए, उन रूल्स के अंदर रहते हुए हुकूमत ने इकदाम उठाया, और जेल सुपरिटेंडेंट की अथॉरिटी है, क्योंकि उसका ये प्रोगेटिव है, तो उसने वो प्रोगेटिव इस्तेमाल किया कि एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते, फिर कहते हैं उसी हाई कोर्ट के ऑर्डर की एक आप उठा के ले आए कि मुलाकात भी कराई जाए। तो ये तो दो कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें हैं ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और उनको चाहिए ऑन द होल जो चीज नजर आ रही है कि पाकिस्तान जो दुनिया में एक पीस कायम करने के लिए, दुनिया की उस जंग को ख़त्म कराने के लिए एक अपने रोल प्ले कर रहा है, एफर्ट्स कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो है इतनी गैर यकीनी एक बेचैनी की कैफियत है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, अपोजिशन के साथ हुकूमत जो है वो एक पेज पे नज़र नहीं आ रही। एक पेज पे होना भी नहीं चाहिए, लेकिन एटलीस्ट पॉलिटिकल एंटिटीज़ को अलाइन तो इस हद तक होना चाहिए कि एक पॉलिटिकल एक कोहेजन हमें जो है वो नज़र आए। देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ज़राए मजाक ये ज़रूर बात करता हूँ कि हमें ताना ये मिलता है, या अपोजिशन को भी ताना ये मिलता है कि फिल वक्त जो मौजूदा क़यादत है अपोजिशन की, वो और हुकूमत एक पेज पे हैं। ये तो उनकी अपनी जमात के लोग भी कहते हैं। बरकैफ मैं ये ज़रूर कहूँगा इस तमाम तर मामले के ऊपर कि हमने एक नहीं कई मरतबा कोशिश की इनसे मुज़ाकरात करने की, और कहा भी कि मुज़ाकरात के लिए हमें बैठना चाहिए। हम बाहर तो मीडिएशन के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं वो तो पूरी दुनिया सराह रही है, इधर अंदर भी तो हमने वो कोशिशें की जिसको दीगर जमातों ने भी वेलकम किया। लेकिन मसला एक जमात का है, क्योंकि वो कहती है कि हमने बैठना ही नहीं है इनके साथ, मीडिएशन इनके साथ नहीं हो सकती, मीडिएशन कहीं और होगी। तो पर कहीं और से तो उन्होंने यही कहा कि मीडिएशन हमारे साथ नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा तो उसमें लेना देना नहीं, कोई काम नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। तो जो आपस में आप सियासतदान, आपके इख्तलाफात हैं, आपके इशूज़ हैं, यू शुड सिट टुगेदर एंड मीडिएट दोज इशूज अमंग्स योरसेल्फ। तो वो फिर उसके लिए बैठने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर इतनी बात है, हमारा ब्लफ कॉल आउट कर दें, बैठे। हमारे पास अगर वाकई ताकत नहीं है तो वो देखें ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। वो भी वो करने के लिए तैयार नहीं, हाफ हार्टेडली 3 नशिस्तें करके उठ के चले गए। अब भी वो बैठने के लिए तैयार नहीं, डिस्पाइट दैट उनके पास जी उनके पास जो एक मैंडेट है अचकज़ई साहब के पास के मुज़ाकरात का मैंडेट मुझे दिया है खान साहब ने, तो बैठे। वो अभी भी बैठने के लिए तैयार नहीं। राइट, बट थैंक यू सो मच बैरिस्टर अकील मलिक साहब फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग योर व्यूज। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ सेनेटर अली जफर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में पार्लिमानी लीडर, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। गुफ्तगू का आगाज़ सेनेटर साहब इसी हवाले से कि जो आज इमरान खान साहब की हमशीरा लीमा खान साहिबा ने कॉल भी दे रखी थी, डिस्पाइट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स ऑर्डर, आज भी इमरान खान साहब बुशरा बीबी उनको मुलाकात नहीं करने दी गई उनकी फैमिली से। आपकी पार्टी क़यादत जो है वो भी नहीं मिल सकी, और सलमान राजा साहब भी जिस तरह से ये बात कह रहे थे कि जो जेल हुकाम है वो अदालती अहकामात भी हवा में उड़ा देते हैं। सो अली जफर साहब, क्या कहा जाए कि अब क्या ये एक न्यू नॉर्मल बन चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि मुलाकात अब नहीं करवाने दी जाएगी, और ये एक स्टेट पॉलिसी के तौर पर ही देखा जा रहा है? देखें, ये तो बिल्कुल एक स्टेट पॉलिसी है, और ये इंसानी हकूक, बुनियादी हकूक, जो आपके आइन की सारे और कवानीन हैं सारे, सब की खिलाफ वर्जी हो रही है।
जो आपके जेल रूल्स हैं वो इजाज़त देते हैं एक आम कैदी को भी कि आपकी मुलाकात होगी आपकी फैमिली से भी हर हफ्ते हो सकती है और होती है। लेकिन खान साहब को और उनकी जो शाह बीबी हैं उनकी वाइफ उनके खिलाफ एक तरह से सियासी इंतकाम के तौर पे उनको मिलने नहीं दिया जा रहा और इसका जिम्मेदार मैं बिल्कुल अवाम भी और मैं भी हुकूमत को ही ठहराता हूँ। ये अदालती अहकामात ज़रूर हैं, हुक्म हैं, बार बार हम रजू भी कर रहे हैं अदालतों से, उसके बावजूद इसकी खिलाफ वर्जी हो रही है और कोई किसी किस्म की एक्शन नहीं लिया जा रहा जेल अहकाम के ख़िलाफ़ भी और हुकूमत के जो ओहदेदार हैं उनके ख़िलाफ़ भी। तो मेरा ख्याल है कि ये हम इसको गिव अप तो नहीं करेंगे। ये एक साहब ने कहा कि नॉर्मल नहीं है, ये एक अजीबो-गरीब इंतकाम की बात है। अंदर से जो इत्तला हमें खान साहब की मिली है उन्होंने यही कहा है, यही पैगाम भिजवाया है कि मैं डटा हुआ हूँ, आप लोग भी पूरी तरह अपनी जो कोशिश है जारी रखें और हम पीछे नहीं हटेंगे। इंशाल्लाह हम खान साहब तक पहुँच के ही रहेंगे। राइट, बट अली ज़फ़र साहब, आज जो अलीमा खान साहिबा को और बार बार उनको कॉल देनी पड़ी है, गुज़िश्ता माह आपको याद होगा 10,000 लोगों को इकट्ठे करने की उन्होंने कॉल दी थी, जो बज़ाहिर तो उस तरह से कामयाब नहीं नजर आई, लेकिन इस बार फिर उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ट्वीट किया, स्ट्रेस इस बात पे दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कहा कि यही वो वक्त है कि जब इमरान खान साहब को सबसे ज़्यादा आप लोगों की ज़रूरत है। बार बार उनको ये कॉल क्यों देनी पड़ी और फिर PTI की क़यादत में से लोग सामने आते हैं टीवी टॉक शोज़ के ज़रिए, वो ये बात कहते हैं कि जी हमें कन्वे नहीं किया गया फैमिली की तरफ से, तो हम ये बात आगे फिर क्या रिले करते। सो ये नौबत यहाँ तक क्यों आ रही है कि फैमिली को आके प्लीड करना पड़ रहा है क़यादत से, ओहदेदारान से, कि वो सारे अगर इकट्ठे होंगे तो एक बहुत बड़ी एक साइजेबल एक चंक जो है नंबर आप इकट्ठे कर सकते हैं और फिर शायद हुकूमत पे प्रेशर क्रिएट कर दें, चाहे वो रिहाई हो या फिर वो रसाई हो। देखिए, प्रेशर क्रिएट करना तो बहुत ज़रूरी है। मेरी नज़र में ये प्रेशर के बगैर ये मामलात नहीं आगे चलेंगे। यहाँ आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन जिस तरह आपने देखा कि जब भी प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की गई है तो जिस तरह हुकूमती मशीनरी आके लोगों के घर तबाह कर देती है, उनके ख़ानदान उठा देती है, तो ये एक अजीब सी हुकूमती दहशतगर्दी का माहौल है जिसकी वजह से अभी तक आप देख रहे हैं कि किसी किस्म की मूवमेंट नहीं आ सक रही। स्ट्रैटेजी हमें तब्दील करने की ज़रूरत ज़रूर है। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक पब्लिक प्रेशर बिल्ड करना है वो भी ज़रूरी है। कानूनी जंग भी हम लड़ रहे हैं, उसमें भी आप देख रहे हैं कि किस किस्म की मुश्किलात का सामना है जब से 26वीं और 27वीं तरमीम हुई है। पार्लियामेंट में भी हम इसको रेज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ मुझे लगता ये है कि एक और हिकमत की भी ज़रूरत है और हमें एक तरह से जो हमारे सियासी डायलॉग के दरवाजे हैं उनको भी खोलने की ज़रूरत है, उनको भी प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये जंग ऐसी है जिसमें आप एक ही तरफ नहीं जा सकते, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं अपना सकते, सिर्फ एक हिकमत अमली नहीं आप उसको फॉलो कर सकते। करेक्ट, बट अली ज़फ़र साहब आपने जिस तरह से कहा, आपने कहा कि पॉलिटिकल डायलॉग के लिए हुकूमत कहती है कि पॉलिटिकल डायलॉग के दरवाजे ऑपोजिशन ने बंद किए हैं, हम उनके साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन आप किसी और जानिब देखते हैं। क्या ये पॉलिटिकल डायलॉग आप उन्हीं से चाहते हैं कि जिनके पास असल इख्तियारात हैं, या फिर आप पॉलिटिकल एंटिटीज़ के साथ बात करने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं? पहले पॉलिटिकल डायलॉग तो पॉलिटिकल लोगों से ही होता है और पॉलिटिकल डायलॉग की जब मैं बात करता हूं तो मैं समझता हूं कि ज़रूर उसके दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, लेकिन एक मसला बड़ा मेजर जो है पॉलिटिकल डायलॉग में, हुकूमत कहती तो ज़रूर है कि हम तैयार हैं, लेकिन असल में वो तैयार नहीं हैं। उनको पता है कि वो एक तरह से एक गैर कानूनी हुकूमत कर रहे हैं, उनके पास लोगों का मैंडेट नहीं है। आइन तो ये कहता है कि हुकूमत वही बनाता है जिसको अवाम चाहे, लेकिन ये हुकूमत वो है जो अवाम नहीं चाहती। तो यकीनी तौर पे वो डायलॉग नहीं चाहते। वो बात तो ज़रूर करते हैं, शायद आपके प्रोग्राम पे भी करते हों कि हम जी डायलॉग चाहते हैं और PTI नहीं इसकी मंजूरी देती, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हुकूमत चाहती नहीं है। जब भी डायलॉग की अगर बात करनी है तो और हुकूमत डायलॉग का चाहती है, अगर वाकई जेन्युइन हो तो हुकूमत के पास बहुत सारे इख्तियारात होते हैं।
सबसे अहम चीज़ तो ये है कि आप अपने सियासी इंतकामात जो हैं वो ख़त्म करें। आप जिस तरह की आप तशद्दुद कर रहे हैं सियासी एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, उनके सरबराह के ऊपर, वो ख़त्म करें। कानून को अपनी राह चलने दें, अदालतों को अपनी आज़ादी दें, और हमारे साथ फिर ये एटमॉस्फेयर जब बनेगा तो ज़रूर डायलॉग हमें करना चाहिए मेरी नज़र में, लेकिन ये हुकूमत एटमॉस्फेयर बनाने को तैयार नहीं है। और अली ज़फ़र साहब, आप ये बात कंफर्म करेंगे कि बैकडोर भी कोई राब्ते नहीं हो रहे, या ऑफ द रिकॉर्ड हुकूमती ओहदेदारान से आप लोग के कोई इस हवाले से कोई डिलिब्रेशंस नहीं हो रही, ऑफ द रिकॉर्ड बैक चैनल? जी, मैं अपनी जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है उस तक तो मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं हो रही। अगर कोई हो रही है तो उसकी मुझे इत्तला नहीं। क्योंकि दोनों हाउसेस के जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनकी भी इंसिस्टेंस इसी मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने के हवाले से थी। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रीट एजिटेशन के मोड में नज़र नहीं आ रहे। सो उस हवाले से भी नज़र आ रहा है कि जो पीटीआई लीडरशिप और जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो भी ज़्यादा अलाइंड नहीं है। इसी आपको लगता है कि इसी नुक्ते पे अलाइंड नहीं है कि मुज़ाकरात ही के ज़रिए के मामला को आगे बढ़ाया जाए और उसी में ही फिर वो हल, जिस तरह आप भी सजेस्ट करें, इवेंचुअली पोलिटिकल सोल्यूशन की तरफ ही आना है? देखें, जिस तरह मैंने कहा कि ये एक आप इसको साइलोज में नहीं, इसको आप एक सिंगल ट्रैक पे नहीं देख सकते। आपको ये जब इस किस्म का माहौल हो जिस तरह का पाकिस्तान में है, तो आपको हर राह देखनी पड़ती है, हर रास्ते पे चलना पड़ता है। जैसा मैंने कहा कि कानूनी भी जंग है, आपकी पार्लियामेंट की भी जंग है, आपने पब्लिक प्रेशर भी करना है, स्ट्रीट प्रेशर भी करना है, उसके साथ साथ ये भी एक स्ट्रेटजी है। और ये आप अगर कहेंगे कि बिल्कुल एक ही राह पे चलें तो वो मुझे नहीं नजर आता कि उसमें कोई अभी तक हल हमें नजर आया है। आपको सारे रास्ते अपनाने और हर एक ने अपना अपना रोल अदा करना है। राइट। पर अली ज़फ़र साहब, आपने जिस तरह से कहा कि जो इस वक्त एक सिचुएशन नज़र आती है, पीटीआई की क़यादत पे ये तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है, और आपकी भी नज़र से गुजरता होगा कि सोशल मीडिया पे भी लोगों का लोग बड़े जो वर्कर्स हैं, जो आपके बड़े डाई हार्ड कारकुनान हैं, वो बहुत लैश आउट भी करते हैं। वो समझते हैं कि पीटीआई की जो क़यादत है वो बहुत खामोश हो गई है, वो गायब सी हो गई है, वो स्ट्रीट एजिटेशन में आप बिलीव नहीं करती। वो पीटीआई जो कि कोई भी कॉल देती थी और हज़ारों लोग जो है उसकी कॉल पे लब्बैक कहते थे, अब वो सिर्फ और सिर्फ केपी में जलसे, वीकेंड्स पे वो जलसे तक महदूद हो गई है। और यहाँ तक कि आपके अब एमएनएज अब ये भी कहना शुरू हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ शफकत अवान साहब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में उन्होंने ये बात कही कि उनको कन्वे किया गया है कि 2 माह तक वो खामोश रहें वरना तो नाअहल कर दिए जाएंगे। जो डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार है वो भी आप लोग के सर पे लटक रही है, जहाँ पे केसेस हैं, गिरफ्तारियां हैं, हुकूमती क्रैकडाउन है। सो इस किस्म के फियर्स जो हैं वो अभी भी क़यादत में एग्जिस्ट करते हैं, और आप तक भी ऐसी कोई बात जो है वो कन्वे हो रही है? देखें, आप बिल्कुल ये सोशल मीडिया को अगर आप देखें तो तनकीद, भरपूर तनकीद है, और कुछ हद तक जायज़ भी है, कुछ हद तक उसमें सच्चाई भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त हर कोई अपनी कोशिश कर रहा है। जो हमारा मेन मसला है, जो मेन प्रॉब्लम इस वक्त नज़र आता है मुझे, वो ये है कि हमारी खान साहब के साथ बहुत देर से मुलाकात नहीं हुई। 5 माह से, आखिरी मुलाकात तो बहन की उनके 5 माह पहले हुई जी। उस वजह से ये एक बहुत बड़ा गैप आ गया है, क्योंकि पीटीआई की जो मेरा ख्याल है जो एग्जिस्टेंस है, इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब हैं तो पीटीआई है। वो उनके बगैर कोई किसी किस्म की स्ट्रेटजीज हमें और जो हिकमत है वो नज़र नहीं आती। तो वो जो जब से आपने देखा कि वो रसाई ख़त्म की गई है, उन तक जब मुलाकात नहीं हो रही, तो उसकी वजह से ये कन्फ्यूजन्स भी हैं और ये तनकीद भी हैं। मुझे यकीन है कि जिस वक्त हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे कि उन तक पहुंच सकें, तो ये सारी चीज़ें जो कन्फ्यूजन्स हैं वो खत्म हो जाए। एंड ऑन द होल अली ज़फ़र साहब, ये एक डाउनग्रेडेशन, आप लोग का जो मिशन था उसकी डाउनग्रेडेशन नजर आ रही है कि जहां पर आप लोग को रिहाई
मुमकिन बनाना थी। अब वो रसाई तक जो है वो मामला आ गया है। इमरान खान साहब की से मुलाकात के लिए अब एक दबाव डालने की ज़रूरत महसूस हो रही है। और जो सवाल उठ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो यही है कि आपने भी जिस तरह से कहा कि स्ट्रैटेजी तब्दील करने की ज़रूरत है, तो वो कब की जाएगी, वो कैसे की जाएगी? क्योंकि हुकूमत तो बज़ाहिर उसके लिए एक बहुत स्मूथ सेलिंग, डिस्पाइट ऑफ ऑल दी अमेंडमेंट्स, वो 28वीं तरमीम की भी तैयारी कर रहे हैं, वो प्राइसेस भी एस्केलेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, मुसलसल अवाम पे भी एक दबाव बढ़ रहा है, लेकिन बावजूद उसके वो समझते हैं कि ऑपोजिशन इस वक्त एक बहुत ही कमज़ोर पोजीशन में कि वो कोई भी दबाव डालने के काबिल नहीं है। आपने जिक्र किया 26वीं 27वीं तरमीम का और 28वीं आने वाली का। यकीनी तौर पे ये इस वक्त उनके पास ताकत है और उनके पास पार्लियामेंट में मेजॉरिटी भी है। वो जिस तरह भी आई हो मेजॉरिटी उनके पास मौजूद है और वो एक तरह बुलडोज करते हैं अपनी लेजिस्लेशन। लेकिन तारीख अगर आप देखें तो आपको नज़र आता है कि इस किस्म की लेजिस्लेशन, इस किस्म की आईनी तरामीम, इस किस्म की हरकत जो है वो सिर्फ एक मुल्क की ज़िंदगी में एक छोटा सा वाक़या होता है, वो इवेंचुअली रिवर्स हो जाती है। आपको अगर आप ज़ियाउल हक साहब का ज़माना देखें तो उस वक्त तो आइन नया ही एक आइन ले आए थे वो, लेकिन वो भी फिर तब्दील हुआ। इसी तरह मुशर्रफ साहब ने भी कोशिश की थी। इस तरह आपके नवाज शरीफ साहब ने भी आके, जब वो एक हालांकि सिविलियन हुकूमत थी, उन्होंने भी इस किस्म की काफ़ी कवानीन लाने की कोशिश की थी। लेकिन बार बार जब भी आप एक फंडामेंटल जो इश्यूज होते हैं उनके ऊपर अगर आप गलत तरमीम लेके आए या गलत कवानीन लेके आए या गलत बातें हरकतें करें तो फिर वो इवेंचुअली वो वापस हो जाती हैं। तो हम इंशाल्लाह हमारा मकसद ये है कि हम जिद्दोजहद अपनी जारी रखें, क्योंकि ये सारा कुछ टेम्परेरी है, ये वक्ती तौर पे है। इंशाल्लाह आप देखेंगी कि ये सब कुछ तब्दील होगा और हम वापस सही रास्ते पे आ जाएंगे। राइट। और जाते जाते अली ज़फ़र साहब मैं ब्रीफली चाहूँगी 7 मई से परसों से, यानी कि जब अदालत ने इमरान खान साहब के जो 190 मिलियन पाउंड केस में मरकज़ी अपीलों को मुकर्रर कर रखा है, उसकी समाअत जो है वो होगी। आपको अदालत का अली ज़फ़र साहब माइंडसेट क्या समझ आ रहा है? नैब की इंसिस्टेंस पर और अदालत का भी इसरार इस बात पे क्यों है कि सज़ा मुअत्तली की बजाय, जो कि उनकी अपील जो है वो रद्द कर दी गई हैं, मरकज़ी अपील को सुनने के ऊपर क्यों स्ट्रेस दिया जा रहा है? अब क्या ये अक्यूज पार्टी का राइट नहीं होता कि उनकी जो सज़ा मुअत्तली की अपील है उसको सुना जाए? जो आम कानून है वो तो यही है कि जब आप एक एप्लीकेशन दें कि हमारी सज़ा को मुअत्तल किया जाए और उसको ख़त्म किया जाए और केस बाद में सुना जाए, तो पहले अदालत उसकी फ़ैसला करती है उस एप्लीकेशन की, और उसके बाद अगर वो एप्लीकेशन रद्द कर दे मेरिट्स पे तो फिर अपील सुनी जाती है। क्योंकि अपील का तो एक टाइम होता है, वो बाद में भी आती है। लेकिन इस बार आपने देखा कि हमने बहरहाल बहुत बार कहा, बहुत बार रिक्वेस्ट की कि आप हमारी ये एप्लीकेशन सुन लें, लेकिन जब वो वक्त आया सुनने का तो उन्होंने कहा कि हम अपील सुनेंगे। और ये नॉर्मल तरीका नहीं है। नॉर्मली तो अगर आप देखें, मैं एग्जांपल देता हूं अपने एक केस था खान साहब के खिलाफ, तोशा खाना 2 का। तो पहले मैंने जब दरख्वास्त डाली उसमें सज़ा को मुअत्तल करने के लिए, तो पहले वो सुनाई गई और अदालत ने सस्पेंड कर दी सज़ा, तो और उसके बाद वो अभी अपील पेंडिंग है। लेकिन इस बार वो अलकादिर केस में वो उल्टा हो गया कि वो एप्लीकेशन सुनने के बजाय उन्होंने कहा हम अपील सुन लेंगे। तो ये एक तरह से दोनों केसों में आप देख सकती हैं कि एक मुख्तलिफ तरीका अपनाया गया है, और हम समझते हैं कि ये गलत है और हम इस जो ऑर्डर आया है इसको चैलेंज करने का सोच रहे हैं। राइट। थैंक यू सो मच अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।